सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आपका वोट होता है और नतीजे आपको रोजाना हम दिखाते हैं रात को 9 बजे, और रिपीट जो टेलीकास्ट होता है वो रात को 12 बजे इसी कार्यक्रम का जनमत में। और आज क्या है खास, चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से आपको मैं बताता हूं आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं। जरा मैं थोड़ा पीछे होकर आपको बताता हूं आज आपके लिए कौन से मुद्दे हम लेकर आए हैं, जरा देख लेते हैं। ये लीजिए, आपके फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए दंगाइयों से भरपाई, यानी दंगाई से भरपाई महाराष्ट्र की जो है सरकार करेगी, अब मन बना लिया है। क्या है इसमें खास और नागपुर हिंसा में क्या अपडेट है वो आपको आज जनमत में बताएंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वारिस और अक्षय, अरे फोटो खिंचानी थी तो भाई किसी और के साथ भी खिंचा सकते थे। जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया उसके साथ भी खिंचा सकते थे, लेकिन वारिस पठान ने चुना अक्षय खन्ना को, और केवल अक्षय खन्ना को नहीं, औरंगजेब को चुना है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा ये लीजिए, राणा सांगाजी का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिर क्यों? विपक्षी नेता जो है वो भारत के वीर पुरुषों का अपमान करते नहीं थकते। इसका विश्लेषण कौन सा है, समाजवादी पार्टी का वो नेता, उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और 15 करोड़ का सच क्या है। अब कानून ही कटघरे में आ गया है तो भाई अब सवाल तो पूछे जाएंगे। और मुद्दा ऐसा है कि भाई अब पूरे देश में पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर क्या वाकई भरोसा करना चाहिए। नहीं, क्योंकि भरोसा सभी को है, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो हर कोई दुखी हो जाता है कि इस पर और आगे जांच होगी कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की शुरुआत आज देश की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। नागपुर हिंसा पर आज पहली बार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं नागपुर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और वहां के हालात को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। और बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कही। सीएम फडणवीस ने कहा कि नागपुर हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। अगर दंगाई मुआवजा नहीं देते तो उनकी संपत्तियां बेचकर मुआवजा लिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने चेतावनी दी कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते समय कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1992 के बाद से नागपुर में दंगों जैसी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। अगर दंगाइयों को अभी नहीं सुधारा गया तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि नागपुर में फैली हिंसा को पुलिस ने 4 से 5 घंटे के भीतर काबू पा लिया था। इसके लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दंगों के सीसीटीवी फुटेज और लोगों की ओर से अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक पूरे मामले में 104 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 92 गिरफ्तार हैं। सीएम फडणवीस ने बताया कि इनमें 12 लोग नाबालिग हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात कह डाली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा। मालेगांव में एमडीपी के कार्यालय खुलने और उसकी फंडिंग को लेकर भी जांच होगी, तो अब एमडीपी भी नहीं बचेगी लगता है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जग जाहिर है, लेकिन अब इसके आर्थिक स्रोतों की गहन जांच होगी। सीएम ने कहा कि पुलिस उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो दंगा करते या दंगाइयों की मदद करते नजर आएंगे। अब सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। जिन लोगों ने दंगा भड़काने वाली पोस्ट की थी उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाएगा। अब तक 68 पोस्ट हटाकर कार्रवाई की जा चुकी है। फडणवीस ने बताया कि भड़काऊ पॉडकास्ट बनाने और अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना में हुए नुकसान पर हुए भरपाई पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जिन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है और जिनकी कारें नष्ट हो गई हैं, उन्हें अगले 3 से 4 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। नागपुर में कर्फ्यू के कारण कुछ प्रतिबंध लागू हैं, जिससे सार्वजनिक जीवन और कारोबार प्रभावित हुआ है। अब जब स्थिति में सुधार हो गया है तो प्रतिबंधों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। सीएम ने क्या कहा है, जरा एक बार गौर से ध्यान से सुनिए। बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए
पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। चलिए, आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सुन ली है। अब जो कार्यक्रम है जनमत, उसमें पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आज क्या प्रश्न है वो देखिए। दंगाइयों के घर पर चले बुलडोजर, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, हम नहीं कह रहे, लेकिन जनता कहती है हाँ लीजिए। 99% कहते हैं कि जो दंगाई हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। नागपुर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी कनेक्शन निकलेगा। एक तस्वीर ऐसी आई है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई भी मौका। इस तस्वीर में ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान छावा फिल्म में औरंगजेब का रोल करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब का रोल करने वाले एक्टर अक्षय खन्ना के साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां इस फोटो को वारिस पठान ने इंस्टाग्राम पर यह लिखकर शेयर किया है कि अगर औरंगजेब का रोल कोई मुस्लिम करता, ये भी ध्यान से सुनिए, तो उसका मतलब है कि लोग उसका विरोध करते। लेकिन क्या इससे पहले किसी मुस्लिम एक्टर ने, देखिए, मुस्लिम विलन या आक्रांता का रोल नहीं किया है, लेकिन ये नेता अपना वोट बैंक जो है उसकी राजनीति, उसको चमकाने के लिए मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेल अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। तारीफ करी इन्होंने अक्षय खन्ना की, बोला अच्छा किरदार है, तारीफें करते हुए। लेकिन भाई बात तो साफ यही है कि भाई औरंगजेब का किरदार निभाया क्या, इसीलिए फोटो खिंचवाई। अगर इन्हें मिलना ही था तो विकी कौशल से भी तो मिल सकते थे। अगर मिले भी होंगे तो उनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देनी चाहिए थी, या फिर उनके लिए समय नहीं था। लेकिन नहीं डालेंगे क्योंकि एक खास मजहब के लोग फिर उनसे नहीं जुड़ेंगे। जब एक आक्रांता का रोल करने पर उन्हें अक्षय खन्ना अच्छे लगने लगे, सिर्फ इसलिए कि फिल्म में उन्होंने एक निर्दयी, बलात्कारी, एक साइको अपराधी का यानी औरंगजेब का रोल किया है। इससे पहले इनके मजहब के मौलाना लोग ही इस फिल्म पर बैन करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इन्हीं के मजहबी नेता औरंगजेब के साथ फोटो डालकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बस और कुछ नहीं, ये लोग कला, टैलेंट को भी मजहबी नजरिए से ही देखते हैं जो इनको सूट करता है, बाकी का तो ये विरोध ही करते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर फिल्म छावा पर रोक लगाने की मांग की। मैं आपको कह रहा था ना, नागपुर का कनेक्शन निकल आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा के लिए भी फिल्म को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। छावा में अक्षय खन्ना के साथ विकी कौशल भी नजर आए हैं। यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है और विकी ने इसमें लीड रोल किया है। रश्मिका मंदाना ने संभाजी महाराज की पत्नी का किरदार निभाया है। यह फिल्म 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उसके बाद से हर तरफ इस फिल्म की चर्चा हो रही है और अब तक ये चर्चा इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जितना विरोध कर लो, फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सनातनियों ने देखी है और बंपर कमाई भी कर रही है ये मूवी। छावा ने अब तक कितनी कमाई की ये भी मैं बता दूं। छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका करके रख दिया है। अब देखिए, अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार 35 दिन में ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 572.85 करोड़, इतनी रकम 572 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। 73 ही पहुंच जाएगा कुछ समय में। इसी के साथ इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एनिमल, गदर 2 समेत और कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर में छावा अब तक 773 करोड़ रुपए की कमाई कर भी चुकी है। इसी के साथ ये साल 2025 की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ये विकी कौशल के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। इससे पहले उनकी किसी भी फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन वारिस पठान जो हैं
विकी कौशल के साथ क्या फोटो नहीं खिंचाएंगे? क्या छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार निभाने वाले के साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे? या फिर केवल अक्षय खन्ना के साथ इसलिए कि भाई औरंगजेब का किरदार निभाया और तारीफ करी, अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी ये है, या फिर औरंगजेब को अच्छा बताने की राजनीति चल रही है? चलिए, खबर आपको बताई। इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने प्रश्न आपसे पूछा, राजनीति चमकाने के लिए डाला वोट? 98% तो यही मानते हैं कि हां, राजनीति चमकाने के लिए डाला वोट। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारे देश में राजनेता एक मजहब विशेष की तुष्टीकरण के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। जी हां, ये नेता अपने वोट बैंक और राजनीतिक समीकरणों के लिए इतिहास में दर्ज हमारे वीर योद्धाओं का भी अपमान करने से हिचकते नहीं हैं। ऐसे ही एक नेता हैं सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने महावीर योद्धा राणा सांगा जी का अपमान कर दिया। उन्होंने भरी संसद में उन्हें गद्दार जैसे घटिया शब्द से संबोधित किया। उनके इस विवादित बयान के बाद देश में राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। बीजेपी ने सपा सांसद रामजी लाल पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको यह बता दें कि सपा सांसद ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों का ये तकिया कलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। रामजी लाल ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद के इस घटिया बयान के बाद बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि औरंगजेब देश का शत्रु था, हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान बाबर के वंशज हैं। वहीं बीजेपी नेता संजीव बालियान ने रामजी लाल सुमन पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके सपा नेता रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा जी को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बेशर्मी और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। बाबर औरंगजेब के पक्ष में संसद में बयान देकर वो महावीर शूरवीर योद्धा राणा सांगा जी का अपमान कर रहे हैं। ये राजपूत समाज के साथ पूरे राष्ट्र का अपमान है, समस्त वीर लड़ाकों और योद्धाओं का अपमान है जो मुगलों से लड़े थे। उन्होंने कहा कि ये हैं समाजवादी पार्टी के विचार। तो देखिए किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और अपमान किया जा रहा है। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई, लेकिन इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको बता दें। तुष्टीकरण के लिए किया गया राणा सांगा जी का अपमान। 93% लोग कह रहे हैं हां बिल्कुल ऐसा ही है, 7% लोगों ने कहा नहीं। खबर अब भारत के विकास की। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को दोगुना कर वैश्विक स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी वर्ष 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, 105%, जो अमेरिका यानी 66% और चीन 76 यानी 67 और 76% से जैसे प्रमुख जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं जो उनकी जो है वृद्धि दर से भी तेज है। 66-76 में से देखिए यहाँ कहाँ 100 से भी ऊपर जा रहा है भारत का। भारतीय जनता पार्टी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर IMF के आंकड़े साझा करते हुए इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उनकी सरकार की साहसिक आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने लिखा कि ये उपलब्धि स्वतंत्रता के बाद से किसी भी पिछली सरकार को नहीं मिली थी। मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों और व्यापार सुगमता को ध्यान में रखते हुए भारत वैश्विक महाशक्तियों को पीछे छोड़ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत के इस विकास दर में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या-क्या हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इस ऐतिहासिक वृद्धि के पीछे कई अहम कारण हैं, जिसमें शामिल है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया का प्रभाव, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, IT और सेवा क्षेत्र की निरंतर प्रगति। इन योजनाओं ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। इससे भारत को उत्पादन के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिली।
अब डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय समावेशन के कारण छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिली है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। डिजिटल लेन देन और यूपीआई के बढ़ते उपयोग ने आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत देश और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए, जिससे भारत में विनिर्माण और निर्यात को मजबूती मिली। अब भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है। फिनटेक, ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। भारत का आईटी सेक्टर निरंतर वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां अमेरिका की जीडीपी 2025 तक $30.3 ट्रिलियन और चीन की $19.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिख रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि ने इसे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर कर दिया है। हालांकि इस आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से मुख्य रूप से हैं बेरोजगारी और आय असमानता, महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक सुधारों की निरंतरता। देश में आर्थिक वृद्धि का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सीपीआई में वृद्धि और खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए प्राथमिकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को अगले दशक में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार करना है, तो उसे आर्थिक सुधारों की गति बनाए रखनी होगी। निष्कर्ष की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते एक दशक में अद्भुत प्रगति की है और अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। मोदी सरकार की सक्रिय नीतियों और विभिन्न अभियानों ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया है। हालांकि भविष्य में चुनौतियों से पार पाकर समावेशी विकास को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो भारत की जीडीपी 10 साल में दोगुनी हुई, 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत दूर का अब लक्ष्य नहीं लगता है। चलिए, इस खबर को भी बताया, पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। भारत जल्द बनेगा सबसे विकसित देश, हाँ या ना में जवाब देना है। देखिए 72% में, देखिए हम जो पोल आप करते हैं वैसा ही हम दिखाते हैं। तो 72%, 72% लोगों ने कहा हाँ, 28% असहमत हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी सहमत हो जाएंगे। विश्वास रखिए, हौसला बुलंद रखिए, भारत आगे बढ़ेगा। आपकी पोल में जो प्रतिक्रिया आती है उसको एग्जैक्टली बिना छेड़छाड़ के हम जनमत में दिखाते हैं, क्योंकि आपका मत है, एग्जैक्टली आपको दिखाएंगे। अब कुछ लोगों का मानना है कि भाई भारत को विकसित देश जो है एकदम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आने में थोड़ा समय लगेगा। उसमें 28% अगर लोग थे, 72% तो ये मानते हैं कि हाँ ये जल्द बनेगा। तो उन 28% को मैं ये कहूंगा, हौसला रखिए, यकीन रखिए, आप भी दृढ़ता से मेहनत करिए। सभी मेहनत करेंगे तब ये देश जो है उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा और जल्द हम एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी को अचीव कर लेंगे। और उससे भी मुझे लगता है आगे बाकी देशों को पीछे भी छोड़ना है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन कर इस साजिश का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि यहां काफी लंबे समय से हिंदू महिलाओं को टारगेट कर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मिशनरियों द्वारा लालच देकर महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा था। बजरंग दल को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साहसिक स्टिंग ऑपरेशन कर मौके पर पूरी साजिश को उजागर किया। मौके से बाइबल, प्रार्थना पत्र और अन्य मिशनरी सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने धर्मांतरण में शामिल साजिशकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फतेहपुर में धर्मांतरण की साजिश से हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है, गुस्सा है और लाजमी है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने मिशनरियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और भविष्य में ऐसी साजिशों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। फतेहपुर में मिशनरियों की साजिश नाकाम होने से हिंदू समाज में संतोष है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन ऐसे षड्यंत्रों को भविष्य में रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। अब बड़े सवाल ये कि फतेहपुर में कैसे लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, मिशनरियों को किसका संरक्षण मिल रहा था, क्या प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा था। देखिए हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला की ये रिपोर्ट फतेहपुर से।
असोथा थाना क्षेत्र के ग्राम टीकर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से बाइबल और अन्य सामग्री पकड़ी गई है। एक डायरी भी उसके पास से मिली है, जिसपे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों सहित दिल्ली और बिहार तक के कॉन्टैक्ट नंबर पाए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी डायरी पाई गई है, कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़ फतेहपुर। फतेहपुर जिला के असोथर ब्लॉक के टीकर गांव में काफी दिनों से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। हम लोगों के संज्ञान में था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज सूचना मिली, असोथर प्रखंड के बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और घटना स्थल पर ही उनको पकड़ लिया। वहां पर एक चंदन नाम का लड़का मिला, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न है। वो अभी तक जालंधर में रहता था। यहाँ आकर धर्म परिवर्तन का खेल प्रारंभ कर दिया। लोगों को लोभन प्रलोभन देकर काफी लोगों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया चालू रखी। आज मौके पर 2 प्रयागराज की लड़कियां भी मिली, जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। एक लंबी सूची मिली है, जिसके आधार पर जाना जा सकता है कि कितनी ज्यादा संख्या में हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। आज असोथर प्रखंड के प्रखंड संयोजक शिवा मिश्रा, प्रखंड के सह मंत्री विकास जी, वहां के धर्मेंद्र गुप्ता जी बजरंग दल के हैं, फतेहपुर नगर के नगर संयोजक आकाश तिवारी के साथ समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। अब खबर धर्मनगरी अयोध्या धाम से, जहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। मंदिर परिसर में मुख्य शिखर और द्वितीय तल का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, लगभग पूरा ही होने वाला है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर के निर्माण की ताजा तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें मुख्य शिखर और द्वितीय तल की भव्यता देखने को मिल रही है। राम मंदिर के द्वितीय तल का फिनिशिंग कार्य तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के इस हिस्से को सुंदर और अद्वितीय डिजाइन से सजाया जा रहा है। अब सेकंड फ्लोर का निर्माण अत्यंत बारीकी और भव्यता से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। अब मुख्य शिखर में 22 परतों में पत्थरों का संयोजन पूरा होने के बाद अब 23वीं परत का काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्य शिखर में कुल 32,000 घन फीट पत्थरों को 29 परतों में जोड़ा जाना है। प्रत्येक परत का कार्य अत्यंत सटीकता और पारंपरिक शिल्प कला के साथ किया जा रहा है। श्री राम मंदिर के निर्माण का लगभग 96% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। अब केवल 4% कार्य ही बाकी है, जिनमें मुख्य शिखर की शेष परतों और द्वितीय तल की अंतिम फिनिशिंग का कार्य शामिल है। ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि जल्द ही मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और रामलला को भव्य गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। मंदिर की नवीनतम तस्वीरों को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब वो क्षण समीप आ रहा है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य न केवल भव्यता और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धा का भी प्रतीक है। अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है वो बन तो चुका ही है, लेकिन संपूर्ण पूरा होने में थोड़ा समय था और वो भी अब पूर्ण हो चुका है। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली, जहां कभी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था, जहां की मिट्टी में सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी समाई हैं, लेकिन आज उसी इंद्रप्रस्थ में सनातन आस्था पर हमला हो रहा है। 100 साल पुराने श्री चौमुखा महादेव मंदिर को बुलडोजर से मिटा दिया गया और भगवान शिव के पावन शिवलिंग को भी मलबे में डालने की कोशिश की गई। जब दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, तो उम्मीद थी कि अब सनातन संस्कृति को सम्मान मिलेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक अलग ही हकीकत बयां कर रही हैं। क्या सनातन पर यह हमला सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या हिंदू समाज को अपने ही मंदिर बचाने के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ेगा? हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो गवाही जो हर सनातनी के दिल में आक्रोश की आग भड़का देंगी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए।
राजधानी दिल्ली, जहां कभी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था, वो पावन भूमि जो सनातन संस्कृति की जीवंत गाथा है, आज उसी इंद्रप्रस्थ की आत्मा को रौंदने की साजिश हो रही है। और ये साजिश तब हो रही है जब दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता संभाली। उम्मीद थी कि अब दिल्ली को उसका प्राचीन गौरव वापस मिलेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सनातन आस्था पर खुला प्रहार कर रही हैं। दरअसल दिल्ली के जमुना बाजार में स्थित श्री चौमुखा महादेव मंदिर, जो करीब 100 साल पुराना था, आस्था का केंद्र था। हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति लेकर यहाँ आते थे, लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर को प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक बुलडोजर से मलबे में बदल दिया। और हद तो तब हो गई जब भगवान शिव के पावन शिवलिंग को भी मलबे में डालने की कोशिश की गई। इस तस्वीर ने करोड़ों हिंदुओं के दिलों में आक्रोश की ज्वाला को भड़का दिया। ये सिर्फ एक मंदिर का विध्वंस नहीं था, ये सनातन धर्म की आत्मा पर प्रहार था, वो आत्मा जो अनादिकाल से अखंड है और सनातन सभ्यता का आधार है। कूड़े में पूरा शिव परिवार डाल रखा था इन्होंने, और हमने जबरदस्ती अभी लड़के शिवलिंग निकलवाया। प्रशासन ने यहाँ सारी मूर्तियाँ कूड़े में फिटवा दी, जो कि मूर्तियाँ हैं, और हम लोग सारी कूड़े में ले गई। एक ये मूर्ति लेने के लिए पूरा हमारे को यहाँ पर ये खड़े हुए सारे लोग, इन सब लोगों ने फिटवाई है मूर्तियाँ। अब पूरा इन्होंने क्या नाम है यहाँ पर ये मिले हुए सारे के सारे। वो PW का ऑफिसर है, वो व्हाइट शर्ट वाला, और बार बार मुझ मारा, तो पता नहीं कौन है, और बार बार हरकत कर रहा है वो। यहाँ मंदिर हमने कोई भी इसमें रुकावट करी, इन्होंने मूर्तियों के लिए हमने बोला कि जमुना जी में करेंगे, तो इन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ समय पहले मयूर विहार में भी एक प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब सुदर्शन न्यूज की सतर्कता और सनातन प्रेमियों के संघर्ष ने उस मंदिर को बचा लिया। पर इस बार ये सवाल उठता है कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्यों सनातन के प्रतीकों को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में नजफगढ़ को नाहरगढ़, मोहम्मदपुर को माधवपुरम और मुस्तफाबाद को शिव विहार का नाम रखने की मांग की, लेकिन क्या मात्र नाम बदलने से सनातन पर प्रहार बंद हो जाएंगे? जहां एक तरफ हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहिबा रमजान में राम और दिवाली में अली का नारा देकर सौहार्द की बात कर रही हैं। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। सवाल ये उठता है कि क्या ये सौहार्द सिर्फ हिंदुओं की आस्था को कुचलने तक ही है? आखिर ये कैसा सौहार्द है जहां सनातन संस्कृति के प्रतीकों पर बुलडोजर चलता है और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को रौंदा जाता है? क्या बीजेपी की सरकार में भी हिंदुओं को अपने ही मंदिर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि पर सनातन की जड़ों को उखाड़ने की साजिश अब खुलेआम की जाएगी? हिंदू समाज के मन में अब यह सवाल है कि क्या बीजेपी की सरकार भी उन्हीं साजिशों का हिस्सा बन गई है जो सनातन को मिटाने का सपना देख रहे हैं? कब तक सनातन संस्कृति पर ये हमले चलते रहेंगे? कब तक हिंदू आस्था के केंद्रों को बुलडोजर से गिराया जाता रहेगा? सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, यह पूरे हिंदू समाज का सवाल है। और जब तक सनातन संस्कृति पर यह आघात जारी रहेगा, तब तक हिंदू समाज का आक्रोश भी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी को हटा दिया था और 16 अक्टूबर 2024 को नई मूर्ति का अनावरण किया था, जिसकी आंखें खुली थी और हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी थी। संदेश ये देना था कि न्याय अंधा नहीं होता, बल्कि उसकी आंखें होती हैं और वो सबको समान नजर से देखती है। लेकिन पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आंखों से पट्टी हटाते ही न्याय की देवी को ये सब देखना पड़ेगा। अपने ही घर में करप्ट मिलॉर्ड से जो है सामना हो जाएगा। मिलॉर्ड के घर कैश के अंबार को देखना पड़ जाएगा और सबको समान नजर से देखने के ध्येय वाक्य की परीक्षा देनी होगी। जो कैश जस्टिस वर्मा के घर मिला है वो उनकी 500 वर्षों की सैलरी के बराबर है।
कानून की नजर में यदि सब बराबर है तो फिर 50 रुपए की रिश्वत लेने वालों को सजा, 100 रुपए की घूस लेने वाले 82 वर्ष के रिटायर बाबू को जेल और मिलॉर्ड 15 करोड़ भी लें तो एक कोर्ट में दूसरे कोर्ट से, यानी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर। क्या यही कैश यदि किसी करप्ट अधिकारी, राजनेता या व्यापारी के घर मिलता तो क्या उसे भी मिलॉर्ड एक शहर से दूसरे शहर बस ट्रांसफर कर देते? क्या न्यायपालिका ये मानती है कि स्थान परिवर्तन से भ्रष्ट न्यायाधीश ईमानदार हो जाते हैं? न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाया जाए या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती जा रही है। न्यायपालिका आरटीआई के दायरे से पहले ही बाहर है। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ न्यायपालिका पर करप्शन के दाग केवल न्यायपालिका को ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को भी कमजोर करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलना या मिलॉर्ड के करप्ट होने से वैसे लोगों की उम्मीद भी टूटी है जिनकी एकमात्र उम्मीद न्यायपालिका ही थी। 15 करोड़ का जो आंकड़ा दिया जाता है केवल एक गलत फैसले के लिए लिया गया था या गलत फैसलों की फेहरिस्त से ये कैश जमा किया गया। हालांकि अब तो हर कोई मुकर गया, वहां फायर डिपार्टमेंट भी मुकर गया, लेकिन क्या कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से बताई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। बात दुबई की। दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल होने के बाद एक यूक्रेनी मॉडल की हालत गंभीर हो गई। उसे सड़क किनारे टूटी हुई रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैर के साथ पड़ा पाया गया। 20 साल की इस मॉडल की हालत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। बताया जा रहा है कि वो अरब शेखों के एक रहस्यमय पोर्टा पॉटी पार्टी में शामिल हुई थी, जहां अमीर लोगों की घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये मामला तब सामने आया जब मॉडल 8 दिनों तक लापता रही। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसे दुबई के एक होटल में पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मॉडल के परिवार वालों और दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब वो सड़क किनारे गंभीर हालत में मिली तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी मां ने बताया कि मॉडल के पास ना तो उसके दस्तावेज थे, ना फोन और ना ही कोई और सामान। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मॉडल को एक सीक्रेट पार्टी में ले जाया गया, जहां वो शेखों और प्रभावशाली लोगों के बीच फंस गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसे कई दिनों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई, फिर उसे मारने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। दुबई में होने वाली पोर्टा पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स को मोटी रकम देकर बुलाया जाता है, फिर उनसे अमानवीय काम करवाए जाते हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद मॉडल की 4 बड़ी सर्जरियां कराई गई, लेकिन अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इस बीच रूस की एक वकील काटिया गॉर्डन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और मॉडल्स को चेतावनी दी कि वे इस तरह के आयोजनों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि दुबई में ऐसी पार्टियों का चलन बढ़ता जा रहा है, जहां महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं और उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी जाती है। इस घटना के बाद कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे खतरनाक ऑफर्स से बचने की सलाह दी है। ये पहली बार नहीं है जब पोर्टा पार्टीज का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई महिलाओं के लापता होने और प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। वकील गॉर्डन ने कहा कि लड़कियों, महिलाओं से मेरी अपील है कि सिर्फ पैसों के लिए ऐसी पार्टियों में मत जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मॉडल के परिवार वाले और दोस्त उसकी जल्द से जल्द ठीक होने की जो है प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और दुबई में होने वाली इन गुप्त पार्टियों की सच्चाई को उजागर करने की अब मांग तेज हो रही। केवल पैसों के बल पर आप महिलाओं के साथ ये अत्याचार बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी को लेकर हमने एक पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न ये पूछा और समझाने का प्रयास भी किया कि भाई रोजगार अगर सृजन करना है, रोजगार का आपको लाभ उठाना है, कमाने हैं पैसे, तो सबसे पहले आपको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोजगार के लिए सबसे पहले अपना देश, हाँ या ना में जवाब देना था। एक बार वो भी देख लेते हैं क्या आपकी प्रतिक्रिया आई है। 98% लोग कहते हैं कि हाँ, विदेश जाने से बेहतर अपने ही देश में रोजगार का अवसर जो है उसको तलाशना ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मन तो और था, मुद्दे और भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।